नमस्कार साथियों, संस्कृति विभाग के रेडियो जयघोष में मैं समरीन आप सबका स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम कला यात्रा में, जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं संगीत के कलाकारों से। और इसी श्रेणी में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं अयाना बोस चटर्जी से, जो कलकत्ता से ताल्लुक़ ज़रूर रखती हैं, लेकिन इनके जो सुर हैं वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आपको सुनने को मिल जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। अयाना, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में संगीत कब आया और कैसे आपका रुझान इस तरफ हुआ? बचपन से ही, जब से होश संभाला था तो मदर थोड़ा सा रबीन्द्र संगीत वगैरह गाती थी। फादर हेमंत कुमार जी को बहुत पसंद करते थे, उनकी गाने को गाते रहते थे, तो था ही थोड़ा सा परिवार में। और माँ से थोड़ी थोड़ी रबीन्द्र संगीत वगैरह सीखा था स्कूल वगैरह में फंक्शंस के लिए। बाद में फादर का ट्रांसफ़र इलाहाबाद में हुआ और प्रयाग संगीत समिति एकदम हमारे घर के नज़दीक था, तो थोड़ी वहाँ से शुरू हुई तालीम। और धीरे धीरे फिर बाद में प्रयाग संगीत समिति के ही टीचर थे श्री एस.के. घोष जी, उनसे प्रारंभिक तालीम हुई। और बाद में 3 साल के बाद से मैं पंडित प्रेम कुमार मलिक जी, जो दरभंगा घराने के मूर्धन्य संगीतकार हैं और इस समय संगीत नाटक अकादमी अवार्डी भी हैं। अच्छा। उनसे मेरी तालीम शुरू हुई। आपने घरानों की बात की, तो नृत्य में तो हमने सुना है कि घराने होते हैं। क्या शास्त्रीय संगीत में भी घराने होते हैं, और अगर होते हैं तो कौन कौन से घराने होते हैं? शास्त्रीय संगीत में घराने काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है। ख्याल गायकी जब से शुरू हुई 15वीं शताब्दी के बाद से, तो तब से जो है आपके घराने भी डेवलप होना शुरू हुए, प्रचार में आए। तानसेन के समय जो ध्रुपद धमार का था, उस समय बानियाँ बोली जाती थी इनको। डागुर बानी, खांडार बानी, नाहर बानी, गौहार बानी। अच्छा। उन बानियों से जब बाद में ये ख्याल के टर्न में आया, क्योंकि राजा महाराजा को सिर्फ ध्रुपद धमार की गायकी काफ़ी गंभीर होती है, पखावज का वादन होता है, तो उस गंभीर वादन और गायन शैली से वो लोग को थोड़ा सा चपलता की चाहत हुई। तो फिर सदारंग अदारंग जी ने ख्याल का वो किया, और उससे फिर ख्याल गायकी का चलन चल पड़ा। और राजा रजवाड़ों के वहाँ से होते होते अब ख्याल गायकी स्कूल कॉलेजों में और आम जनता तक पहुँच गई। अयाना, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने जिक्र किया अभी ध्रुपद का, धमार का, ख्याल का, तो कोई एक टुकड़ा, एक मिसरा जो आप सुनाना चाहें, ध्रुपद धमार में भी और ख्याल में भी? ध्रुपद में तो मैं एक छोटा सा 2 लाइन गा रही हूँ जी, क्योंकि थोड़ा सा तानपुरे की संगति होती है तो अच्छा रहता है। री र ना रे त ना रे त ना। ये राग शंकरा में एक सुना रही हूँ। आदि देवा महादेवा आदि देवा महादेवा देवाना पति त्रिपुरारी नीलकंठ विघ्न हरण काशीपति मद नारी आदि देवा महादेवा। ये आपका ध्रुपद का राग शंकरा में मैंने ठा आपको सुनाया। अनाया, कितना ज़रूरी है रियाज, और रियाज करने से क्या फ़र्क पड़ता है गायकी पे? बहुत ज़्यादा। रियाज इज़ अ
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंस इन अ क्लासिकल म्यूज़िक। आप अपने गले को तरह तरह के सप्तकों में तैयार करने के लिए, गले में जर्ब बनाने के लिए, तरह तरह की चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए आपको रियाज ही पहला, क्योंकि सुर का काम है तो आपको रियाज करना पड़ेगा। और अगर आप शास्त्रीय संगीत में रियाज अच्छा रखते हैं तो आप किसी भी तरह का संगीत अच्छा गा सकते हैं, किसी भी तरह का, वो जैज़ पॉप भी हो और आपका भारतीय शास्त्रीय संगीत के अलावा जो भारतीय में फोक म्यूज़िक का एक लोक संगीत का बहुत अच्छा वो है। हालांकि हमारा संगीत तो फोक म्यूज़िक से ही शास्त्र में आया, तो फिल्म म्यूज़िक है, आपका सुगम संगीत है, गज़लें हैं, किसी भी तरह की म्यूज़िक को जानने समझने के लिए बेस जो है शास्त्रीय संगीत है। उसका जो रूट है वो शास्त्रीय संगीत ही है, क्योंकि आपको सुरों की समझ हो जाएगी तो बाकी चीज़ें तो बहुत आसान हो जाएंगी। अनाया, जब हम रियाज की बात करते हैं तो तानपुरे पे रियाज होता है और हारमोनियम पे होता है। हारमोनियम पे कहते हैं अगर आपने शुरुआती दौर में रियाज कर लिया तो क्या वो कच्चा रियाज होता है, फिर आप बगैर हारमोनियम के आधा ही गा पाते हैं, और तानपुरे का रियाज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रियाज होता है, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई ये है कि एकदम शुरू के दौर में जब उनको सुरों की नॉलेज ही नहीं है कि कहाँ सा है कहाँ रे है, कुछ पता नहीं है, तो उस समय एक सपोर्ट में आप हारमोनियम ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन वो सपोर्ट जो है 6 महीना साल भर ही ठीक है, उसके बाद कोशिश करें कि तानपुरे पे रियाज करें। आपको सुर दिखने चाहिए, आपकी समझ में, ब्रेन में वो काम करना चाहिए। आपने एक शुरुआती दौर में बेस ले लिया कि इसकी जगह ये है, क्योंकि सुर दिखते नहीं है, साक्षात ईश्वर हैं। वो साक्षात ईश्वर की साधना करने के लिए, उस निराकार ब्रह्म को आत्मसात करने के लिए आपको तानपुरे की विशेष, क्योंकि तानपुरे में भी तारों में आप सुर मिला रहे हैं, दिख नहीं रहा है, ये आपका अंदाज है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत पूरे अंदाज के ऊपर ही बेस करता है। हम कहते हैं ना कि आहत नाद और अनाहत नाद, ये अनाहत नाद है क्या, जो हम गा रहे हैं, गाते गाते इसके आगे के क्या क्या सुर हैं ये दिमाग में हमारा चलता रहता है कि ये जो हम सुर गा रहे हैं इसके आगे हमें ये लगाना है, ये इसके आगे ये टेक्सचर है, तो ये टेक्सचर जो आगे आगे काम करता है, दिस इज़ द अनाहत। अच्छा। लोग कहते हैं ना कि अनाहत नाद और आहत नाद, संगीत का संबंध आहत नाद से है, संगीत का संबंध उतना ही अनाहत नाद से भी है। तो इसलिए जिस समय साधना प्रारंभ होती है, आप बहुत ज़्यादा 6 महीना साल भर हारमोनियम का सहारा लें, वो भी हारमोनियम किसी अच्छे एक्सपर्ट से चेक करवा लें कि वो हारमोनियम सुरीला है या नहीं। अच्छा। हाँ, उसके बाद आप उस पर रियाज करें, अलंकारों का रियाज करें, पलटे गाएं, उसको समझ में आ जाने के बाद आप तुरंत धीरे धीरे उसके साथ 6 महीने के बाद ही आप कोशिश करें कि आप अगर दिन में 2 घंटे आप रियाज कर रहे हैं तो 1 घंटा हारमोनियम के गाने के बाद आप कोशिश करें कि आप थोड़ा समय तानपुरे पे भी दें। ये तानपुरे की समझ आप जितना बढ़ाएंगे उतना आपका सुरीलापन बढ़ेगा। आपकी लाइफ में संगीत का इंस्पिरेशन कौन रहा? अमूमन लोग बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा के गानों को सुन के संगीत के टुवर्ड्स उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है, या किसी को सामने से गाते सुन के एक प्रेम उभरता है कि मुझे भी ये करना है। आपके अंदर ये कैसे डेवलप हुआ संगीत की समझ? डेवलप हुआ, मैं बताऊं कि परिवार में तो था ही, सब लोग थोड़ा थोड़ा करते ही थे। हाँ, मेरे परिवार में कोई बहुत नामचीन संगीतकार नहीं है, लेकिन मेरे एक मौसेरे भाई थे जो पंडित निखिल घोष जी से सीखते थे, और एक भाई थे जो आपका बंगाल में निखिल बैनर्जी थे। अच्छा। आपका वो बहुत अच्छे सितार वादक थे, तो उनसे भैया सितार सीखते थे। अच्छा। तो बचपन में मैं जब जाती थी ननिहाल तो मैं देखती थी कमरा बंद करके और वो घंटों रियाज कर रहे हैं। अच्छा। तो वो थोड़ा सा मेरा क्लासिकल की तरफ जो रुझान गया वो उस तरह से गया, वहाँ से गया। फिर धीरे धीरे मौसी के यहाँ जाते थे तो देखते थे कि टीवी में कभी लखनऊ से पूर्णिमा चौधरी जी गा रही हैं, तो मेरा पूर्णिमा चौधरी जी का वो टीवी में गाना देख के
मैं बहुत इंस्पायर हुई कि अच्छा क्लासिकल ऐसे गाते देखो, मैरिज होने आने के बाद भी आंटी इतना अच्छा गा रही हैं। फिर बाद में बहुत सालों बाद जब मेरी बनारस में उनसे रूबरू भेंट हुई, विदुषी पूर्णिमा चौधरी जी से, वो मुझे बेटी की तरह मानती थी। बाद में ये मुझे अपॉर्चुनिटी और ये उनका प्यार मिला, तो बहुत अच्छा लगा। और पंडित प्रेम कुमार मलिक जी से भी मैंने काफ़ी सालों तालीम ली है इलाहाबाद में। वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं इस समय। तो काफ़ी तालीम का तो असर होता ही है शास्त्रीय संगीत में। आप किससे तालीम ले रहे हैं इसका बहुत असर होता है। अयाना, जैसे अमूमन होता है कि आप किसी को गाते सुनते हैं और आपको वो पसंद आता जाता है और आपको लगता है कि आप भी सीखें शास्त्रीय संगीत। इसमें उम्र का कितना रोल है? जैसे अगर कोई बचपन में सीखता है या फिर उम्र के लास्ट पड़ाव में सीखना चाहता है उसे, तो क्या पॉसिबल है कि आप सीख सकते हैं? देखिए, संगीत किसी की जागीर नहीं है कि उसने कर लिया तो उसी के है और मैं नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से मैंने भी खुद काफ़ी लेट ही शुरू किया। एक तरह से देखिए तो घराने के बच्चे एकदम पैदा होते ही शुरू करते हैं, तो मेरा भी 13-14 साल की उम्र से तालीम शुरू हुआ। 13-14 साल को आप लेट कह रही हैं? जी हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि पंडित रविशंकर जी, जो कि संगीत परिवार में ही पैदा हुए थे, उन्होंने लेकिन सितार छूना शुरू किया, सितार की तरफ उनका रुख गया 19 साल की उम्र में। और उसके बाद वो विश्वविख्यात भी बने और भारत रत्न भी बने। तो इसलिए मैं ये मानती हूँ कि मेरे हिसाब से तो नहीं संगीत की चीज़ें चल सकती, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ये चीज़ महसूस होती है कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, जो तुलसीदास जी कह गए हैं। तो मुझे लगता है कि प्रयास, कोशिश और अदम्य इच्छा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है, इंसान खुद भी नहीं जानता। बहुत सुंदर बात कही है आपने अयाना। और इसी बात पे कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए और कंटिन्यू आपको उसका अभ्यास करना पड़ेगा, तो आप कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में अब हमको यहीं पर दीजिए इजाज़त। किसी अन्य शख्सियत से हम आपकी फिर मुलाकात कराएंगे। आप देखते और सुनते रहिए रेडियो जयघोष। अयाना, आप आई हमारे स्टूडियो में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय